Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस बी आर लाइव नाउ, दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज मैंने आपके सामने यहाँ पर ईवीएस के प्रीवियस क्वेश्चंस को भी स्टार्ट किया है। मैंने सोचा है कि सीडीपी के साथ साथ में आपके यहाँ पे, क्योंकि सीडीपी के तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हुए डेली वाइज लगाते हैं हम, है ना, टेस्ट सीरीज। बाय द वे मैंने सोचा कि आपके यहाँ पे ईवीएस के भी प्रीवियस क्वेश्चंस स्टार्ट किए जाए, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे हिंदी भी कर देंगे, है ना, संस्कृत भी कर देंगे और आपकी इंग्लिश भी कर देंगे। अभी जो है आपकी सीडीपी और ईवीएस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सीटेट के एग्जाम्स में। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये आपका जो है सीडीपी एंड अब जो ईवीएस के प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी है आपके, वो सभी मैं कराऊंगी, है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज भी देंगे, आपको वीडियो को पूरी वॉच करनी है बिना स्किप किए। अब चलिए हम सीधे बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अब क्वेश्चन नंबर है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, यानी कि 1853 में भारत में सबसे पहली जो ट्रेन चली थी, उसने सबसे पहला ट्रेवल अपने कहाँ से किया था। क्वेश्चंस ये है। तो बम्बई से थाने के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, या फिर कलकत्ता से दमदम के बीच, या फिर कहे कि बम्बई से पुणे के बीच। तो 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन ये आपकी चलाई गई थी बम्बई से थाने के बीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ये भारत की पहली यात्री ट्रेन है जो कि 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। और मैक्सिमम इसकी दूरी जो है 34 किलोमीटर की यहाँ पर मानी गई थी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। सोनपुर में, पुष्कर में, या फिर नासिक में, या फिर हरिद्वार में। अब एशिया का देखो, एशिया मीन्स यानी कि टोटल कितने महाद्वीप है, तो टोटल भी है 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीप में आपका एक एशिया महाद्वीप आता है जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप आता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप आता है। इसके अंदर मैक्सिमम आपके 46 या फिर 45 के मैक्सिमम से में जो है कंट्री है। अपन लोगों का जो इंडिया है वो भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। अब पूछा है आपका, क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है सोनपुर में। अब देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सोनपुर है, ये आपकी भारत में जो एक राज्य है बिहार, तो बिहार का ये जो है आपका एक यहाँ पर सिटी है जिसका नाम है सोनपुर, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा बहुत फेमस बात होने वाली, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और जो कि अपन लोगों के इंडिया में लग रहा है। और कहाँ पर, बिहार के सिटी में, सोनपुर में। ओके, और ये जो मेला लगता है आपका हर साल कार्तिक पूर्णिमा से नवंबर या फिर दिसंबर में लगता है। और स्पेशल से इसका जो एट्रैक्टिव आकर्षण है किसके लिए होता है, ये हाथी बाजार के लिए, स्पेशल हाथी बाजार के लिए एट्रैक्टिव यहाँ पे मेला लगता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में, 1971 में, 1981 में, या फिर कहे कि 1951 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में। हम इसको क्या कह सकते हैं, NIC भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिलिंग, है ना। तो NIC की स्थापना कब हुई, हिंदी में बोल सकते हैं आप इसको राष्ट्रीय एकता परिषद। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये जो है अनेकता में एकता के सिद्धांत पर जो हमारी सेंट्रल सरकार होती है, इसके द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा के लिए ये एक निर्णय इनके साथ में हुआ था। ओके, और इसके अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री होते हैं और आपके राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, है ना, और जो आपके राजनीतिक दलों के 7 सदस्य होते हैं, और जो प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं इसके अकॉर्डिंग, आपकी राष्ट्रीय एकता परिषद के अकॉर्डिंग। और ये जो है राष्ट्रीय एकता परिषद, ये आपकी जातिवाद और ये जो भी आपकी जातिवाद से रिलेटेड जो भी यहाँ पे जितनी भी समस्याएं होती है उन सभी को दूर करने के लिए यहाँ पे ये एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन से। ओके, तो आपकी ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद क्या होती है। जो भी आपकी जातिवाद है ना, या फिर आपकी कोई भी सांप्रदायिकता है, फिर आपकी सोसाइटी रिलेशंस में कहीं पर भी कोई भी इस टाइप्स की समस्याएं आपको आती है, तो इसको दूर करने का एक ये तरीका है, जिससे कि क्या है, ये है आपका NIC, है ना, राष्ट्रीय एकता परिषद। ओके, अब चलिए नेक्स्ट है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। तो समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, आपको आर्टिकल्स बताना है।
तो 14 से 18, 23 से 24 या फिर 25 से 28 या फिर कहे कि 19 से 22। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 14 से 18, यानी कि समता का अधिकार का उल्लेख जो है आपके आर्टिकल्स 14 से 18 के बीच में किया गया है ना। और संविधान के तीसरे भाग में आपके 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समझा जाए कि 14 से 18 के बीच में ये तो आपका समता के अधिकार, अगर बात की जाए यहाँ पे 19 से 22 के बीच में, इसमें आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल्स आता है। बात की जाए यहाँ पे 23 से 24 आर्टिकल्स, इसके बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। अगर बात की जाए पे 25 से 28 के बीच में, तो इसमें आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अगर बात करें हम 29 आर्टिकल से लेके 30 तक का, तो इसमें आपकी सांस्कृतिक कल्चर्स और आपका जो शिक्षा का अधिकार है, आपकी एजुकेशन जो कि आपको पूरी मिलनी चाहिए समान रूप से। तो इसमें ये जो है 29 से और 30 आर्टिकल्स के बीच में किया जाता है। अगर बात करें हम अनुच्छेद 32 की, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका इसमें किया जाता है। तो जितने भी मैंने आपकी आर्टिकल्स बताए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया उस सबको आप नोट डाउन कर लेना, ओके। अब चलिए नेक्स्ट है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो चाइना, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर इंडिया। तो किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम जो है इस देश में आपका लचीला संविधान लागू है। बिल्कुल, यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है बिल्कुल प्रकृति में लचीला है, नेचुरल से लचीला है और इसे आसानी से हम संशोधित भी कर सकते हैं, है ना। वहाँ सामान्य कानून जो भी है और जो संवैधानिक कानून है उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं किया जाता। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सिंपल ही है, बहुत ही ज़्यादा लचीला बेटर है, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत का, तो भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला वो दोनों है। उसमें आपको दोनों ही एक्सपीरियंस होने चाहिए, उसमें आपके लिए हार्ड भी है और उसके आपके लिए ईजी भी है, तो दोनों ही होगा। तो भारत का अगर संविधान पूछा जाए किस टाइप्स का है, तो भारत का संविधान आपका कठोर और लचीला दोनों होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, मानसून, टेगा या फिर टुंड्रा प्रदेश। तो किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश में आपके रेडियर पाए जाते हैं। जो ये रेडियर होता है टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए, जो आपके परिवहन होते हैं, जो जिससे कि आप अपनी माल ढुलाई करते हैं, है ना, ये उसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो है आपके ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेडियर की खाल पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है टुंड्रा प्रदेश में, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश में जो है भैया पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है। तो ये जो है ठंड से बचने के लिए ये इस रेडियर की खाल का यहाँ पे यूज़ करते हैं और भोजन के रूप में भी रेडियर के मांस या फिर इनका दूध का यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, ओके। तो इसलिए जो रेडियर होते हैं ये आपके टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेरीज या फिर पंपास। तो कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? बिल्कुल स्पेशल से जो आपके ये घास होते हैं, है ना, ग्रास होते हैं, ग्रास लैंड से भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं ईवीएस में। तो आपको ये सारे याद रखने होते हैं, मैं आपको बता दूंगी, बाय द वे यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, मैं बता दूंगी। तो कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपास। अब देखो ये क्यों नहीं है, शीतोष्ण पूछा है, शीतोष्ण यानी कि ये जो है शीतोष्ण न होकर ये क्या है, ये आपका आता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल में। अब हम इनको घास स्थल को दो भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। एक साइड में तो आपके रखते हैं हम यहाँ पर उष्ण वाले, है ना, उष्ण कटिबंधीय, एक साइड में रखते हैं हम आपके यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय। बिल्कुल भी घबराना नहीं, है ना, आराम से करना है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे हम कि इसमें जो ये है उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत कौन कौन सा आएंगे। तो इसमें आपके आएंगे भैया सवाना, कंपास और लानोस। जो सवाना है ये पूर्वी अफ्रीका का है, जो कंपास है ये ब्राज़ील का है और जो लानोस है ये वेनेजुएला का है। अब अगर हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के, तो इसमें आपका पंपास आता है, प्रेरी आता है, वेल्ड आता है, स्टेपी आता है, डाउन्स आता है। जो पंपास है वो अर्जेंटीना में है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में है और आपका जो वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में है, स्टेपी मध्य एशिया में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है ना। अब उष्ण कटिबंधीय में टोटल आपके 3 आते हैं, एक तो सवाना, एक कंपास और एक लानोस। इन तीनों को छोड़कर जितने भी दुनिया के यहाँ पर आपकी ग्रास लैंड है वो सभी आपके शीतोष्ण कटिबंध के
के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो बस आपको उष्णकटिबंधीय के याद कर लेना है ना। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है आपको, बस उष्णकटिबंधीय के याद कर लो। इसके तीन है, एक तो सवाना है, एक आपका कंपास है और एक आपका लानोस है। ओके, ये तीन याद कर लो बाय द वे। और जितने भी बचे हैं वो सारे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आ जाएंगे। मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब कहाँ से क्या पूछ ले, है ना। तो एग्जामिनर का ये कभी नहीं पता होता। अब नेक्स्ट है, चलो, कि जनसंख्या की आकार के अकॉर्डिंग बृहत्तम महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो पूछा है कि पॉपुलेशन साइज में आपका लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो भैया जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे तो एशिया होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एरिया और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीज हैं, तो सिंपल सी बात हुई ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगी, पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि भाई जब सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, सभी महाद्वीपों में, इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा है, तो सिंपल बात है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ पर होगी, एशिया में होगी। तो बस बिल्कुल भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए होगा, एशिया महाद्वीप। जो ये आपका एशिया महाद्वीप है, यह महाद्वीप आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और एशिया के पश्चिम में आपका यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप से इसको अलग करता है, और यूरोप एक एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। ओके, इतनी बातें भी आपको याद रखनी है। जो एक्स्ट्रा के मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत लाभदायक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर झारखंड में, या फिर कहे कि थार मरुस्थल में। तो भारत में थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है, करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो है थारू जनजाति निवास करती है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, है ना। ये आपकी एक थारू जनजाति है, जो कि जनजाति का नाम दिया जाता है। तो ये एक थारू जनजाति है, तो ये आपकी बिलोंग करती है कहाँ पर, आपके उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। और ये जो है बिल्कुल, ये जो है एक आपकी हम कहें, ये जो पश्चिम में नैनीताल से लेकर पूरब में देवरिया जनपद तक पाई जाती है। और ये हिंदू धर्म मनाते हैं इसको, ये हिंदू के सभी फेस्टिवल्स होते हैं, और ये दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। तो जो ये है यहाँ पर थारू, ये उत्तर प्रदेश की तरह क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, जो पश्चिम में लेकर नैनीताल से लेकर इसे पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है। ओके, तो ये आपको इसलिए याद रखना है, क्योंकि ये सारे बहुत ही, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है कहाँ पर, झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, या फिर कहे कि मध्य प्रदेश में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। जो भिलाई इस्पात संयंत्र ये भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है ना। और ये भारत का सबसे पहला इस्पात संयंत्र है, और ये रेलों का उत्पादन करता है। और इस संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो इस संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी, और किसके अकॉर्डिंग, सोवियत संघ के अकॉर्डिंग हुई थी। तो इतनी बातें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है, भारत की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, या फिर पंचायती राज संस्थाओं में, या फिर कहे कि लोकसभा में। तो भारत में जो महिला है, वुमेन्स है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है ना आपकी कहाँ पर की गई है, तो ये बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थाओं में जो है आपकी वुमेन्स के लिए ये स्पेशली से संस्था बनाई गई है ना, जिसमें कि सभी महिलाओं का ये है कि भाई वो कुछ भी कर सकती है, एजुकेशन से ले सकती है, किसी भी क्षेत्र में जा सकती है, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पे वुमेन्स को पूरा अधिकार देने के लिए उनको ये थोड़ा यहाँ पे आरक्षण के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर जो है पंचायती राज संस्थाओं में इसके अकॉर्डिंग किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, 45 ईयर, या फिर 50 ईयर, या फिर कहे कि 30 ईयर, या फिर 35 ईयर। तो किसी राज्य के अगर राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं तो मैक्सिमम उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम उसकी एज जो है 35 ईयर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर राज्यपाल राज्य का जो कार्यकारी होता है ना, अगर आप वो उसको सीधे बनाते हो तो उसकी मैक्सिमम एज यहाँ पे
35 होनी चाहिए। अगर उससे नीचे होगी तो उसको बिल्कुल भी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है इसके लिए इन्होंने दो बातें रखी है, संविधान के अनुच्छेद में दो बातें रखी है कि एक तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए और एक इसकी जो एज है वो 35 वर्ष की पूरी होनी चाहिए। तो तब जाके हम इसको जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? केरल 1959 में, या फिर कहे कि जम्मू कश्मीर 1956 में, या फिर मध्य प्रदेश 1957 में, या फिर बिहार 1958 में। तो जो आर्टिकल्स है आपका 356, इसका प्रथम प्रयोग कब और कहाँ पर हुआ था? सबसे पहला यूज कहाँ पर हुआ था इसका? तो ये हुआ था आपका केरल में। और कब? 1959 में इस आर्टिकल्स का प्रथम प्रयोग हुआ था और ये जो है 1959 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? आपका केरल में हुआ था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट है नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी, या फिर मनोरंजन कर। तो नगर निगम के अकॉर्डिंग कौन सा कर लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो नगर निगम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही आपके जो कर हैं ये सारे लगाए जाते हैं। नगर निगम है ना, जो नगर निगम आपको पता होगा जो कि सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे नगर निगम जो है आपकी घर का जो वर्क होता है इस पर भी चुंगी कर होता है, इस पर भी जो आपके जो भी मनोरंजन के होते हैं, जैसे आप टीवीज़ वगैरह देखते हैं, टीवीज़ में जो शो देखते हैं, या फिर जो भी आपके जो म्यूजिक्स वगैरह जो भी रखे हुए हैं है ना, या फिर कहीं ग्रह के वर्क जैसे कि आपके जैसा पानी का बिल है ना, जैसा कि आपका बिजली का बिल है ना, तो ये वगैरह वगैरह जो भी छोटे छोटे यहाँ पे आपके उत्पाद होते हैं, तो इन सभी का यहाँ पे कर लेता है कौन? नगर निगम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट है वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, या फिर कहे कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर इसमें वंशाणुगत सामग्री नहीं पाई जाती। तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? किससे होता है आपका वायरस? तो करेक्ट होगा कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये जो विषाणु है, विषाणु को हम जैविक और अजैविक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच संयोजक कड़ी मानते हैं, है ना। और आपकी अगर बात करें यहाँ पे विषाणु के जो अजैविक लक्षण, सबसे पहले चलो देखते हैं थोड़ा, जब इसके बारे में बात हुई है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विषाणु के जो अजैविक लक्षण है इनके बारे में। ये कैसे होते हैं? तो ये विषाणु को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में यहाँ पे बांट देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, और इन पदार्थों की भांति ये बोतलों में उनको बंद करके भी रख सकते हैं, जिससे कि फिर भी क्रिस्टल प्रभावी संक्रामक रूप से यहाँ पर बने रहते हैं। अगर बात करें हम विषाणु के जैविक लक्षण की, तो इसमें वायरसों की माप और आकृति, उनकी संरचना है ना, इन सभी को देखते हुए यहाँ पे स्थायी रूप से इनका जो है अध्ययन किया जाता है, और ये जो है आपके दो प्रमुख पदार्थों के रूप में यहाँ पे बने होते हैं। तो आपका अजैविक लक्षण और जैविक लक्षण ये होता है। तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण है कि इसको क्रिस्टल के रूप में हम परिवर्तित करते हैं। क्लियर है। तो ये आपका अजैविक लक्षण है। जबकि जो जैविक लक्षण है इसमें हम जो है क्रिस्टल के रूप में इसको हम डिवाइड नहीं करते। ओके। नेक्स्ट है पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है क्या है? अब जिब्रेलिन है, या फिर साइटोकाइनिन है, फिर इथाइलिन है, या फिर ऑक्सिन है। आपको पता होगा कि आप जो है जो ये मैंगोज वगैरह खाते हैं या फिर जो पपायाज वगैरह खाते हैं ना, कुछ ऐसे आपके फ्रूट्स होते हैं जो आप इनको खाते हैं, तो ये जो है नेचुरली कम पकते हैं, इनको स्पेशली से पकाया जाता है ना। तो वो यहाँ पे क्या है, वो कौन सा हार्मोन है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने इन फ्रूट्स को पकाते हैं? वो हार्मोन से आपका यहाँ पे इथाइलिन जो है एक गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ होता है ना। और इस हार्मोन का निर्माण हम पौधे के प्रत्येक भाग में करते हैं, और ये हार्मोन जो हमारे कच्चे फल होते हैं उनको पकाने में बहुत हेल्प करता है हमारी, है ना। बाय द वे आप देखते हैं अगर आप मैंगो को बिल्कुल स्पेशली रूप में, नेचुरल रूप में खाते हो, तो मैंगो कभी भी पूरा येलो और कभी भी पूरा पिलपिला से टाइप्स का नहीं होता। वो बिल्कुल थोड़ा क्या होता है, थोड़ा कठोर टाइप्स का होता है और थोड़ा ग्रीन से टाइप्स का होता है ना। तो अगर आपका नेचुरली मैंगो होगा तो इस टाइप्स का होगा। अदरवाइज जो बिल्कुल पूरा येलो होता है और पूरा अंदर से रेड पूरा अंदर से येलो सा निकलता है, रेड सा, है ना। तो वो जो होता है आपका वो इथाइलिन के अकॉर्डिंग पकाया हुआ होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की अक्षमता होती है, वह है राइजोबियम, या फिर कहेगी क्लोस्ट्रीडियम, या फिर विब्रियो, या फिर कहेगी एजोटोबैक्टर।
तो स्वतंत्र रूप से आपकी भूमि में रहने वाला एक अव्यय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता है, और वो क्या है, तो वो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि वो है आपका क्लस्ट्रिडियम। ये क्लस्ट्रिडियम जो है ये 1 ग्राम पॉजिटिव रोड के आकार का बैक्टीरिया है, और ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला एक अवायवीय जीवाणु होता है। इसमें नाइट्रोजन यानी कि N2 स्थिरीकरण की अक्षमता होती है, और ये जीवाणु जो आपका वायुमंडल होता है उसमें नाइट्रोजन को नाइट्रोजीकरण यौगिक जिसे नाइट्रेट में बदल देता है, तो जिसे पौधे आसान से ग्रहण कर लेते हैं, है ना। और जो ये राइजोबियम होता है ये सहजीवी के रूप में आपका लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों में उनकी जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। जो आपके मटर होते हैं ना, मटर आपने देखे होंगे, तो उनमें पाए जाते हैं, है ना। और इन जीवाणुओं में जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन यौगिकों में उसको बदलने में अक्षमता रखता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मैंने आपको ये अंडरस्टैंड कर दिया है कि जो ये क्लस्ट्रिडियम है ये क्या है, कहाँ पाया जाता है और किन पौधों में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो मटर आपने पौधा देखा होगा इस स्पेशल सब खाते भी हैं। बड़ा यहाँ पे बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी आपकी जो है वेजिटेबल्स है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, सभी इसको खाते हैं बड़ा चाव से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अब नेक्स्ट है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या फिर कहे कि ए डीएनए। तो किस प्रकार का डीएनए है जो कि आपकी कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि बी डीएनए है। ये आपका बी डीएनए ये जो है। अच्छा, डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन एवं क्रिक ने, है ना, डीएनए अनुसंरचना की खोज की थी यहाँ पर। और अब जो है बी डीएनए इसको हम कहते हैं, और बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। क्लियर, ये जनरल रूप से सभी में होता है आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एचल जीव का एग्जाम्पल है, लीच, काइटन या फिर कहे कि इकनस या फिर यूप्लेक्टेला। तो एचल जीव का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यूप्लेक्टेला जो पेरिफेरा ये संघ का एक जंतु है, और ये एचल जीव है जो कि चलने में सक्षम नहीं होते, है ना। ये चल नहीं सकते इसलिए इसको एचल कहते हैं। ये चलने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है इसलिए इसको हम एचल कहते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे, ये जो है चिपके रहते हैं और हम इन्हें वीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं। क्लियर, तो आपको जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्ट्स बताती हूँ ये आपके लिए स्पेशल है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है वसा अम्ल या फिर कहे कि अमीनो अम्ल या फिर विटामिन या फिर ग्लूकोज। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो प्रोटीन होती है उसकी जो इकाई होती है वो आपका क्या होगा यहाँ पर, अमीनो अम्ल होगा, है ना। और इस अम्ल को हम ग्लाइसिन भी कहते हैं। आपने सुना होगा ग्लाइसिन जो आप यूज करते हैं, है ना, ग्लिसरीन वगैरह, फिर ग्लाइसिन भी हम इसको कहते हैं। सो ये थे आपके यहाँ पे आज क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कैसे लगे, मैक्सिमम 30 या फिर 25 या फिर 30 क्वेश्चंस के बीच में थे, है ना, क्योंकि ज़्यादा भी क्वेश्चंस फिर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती है, फिर उसको देखने में थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है ना। तो वीडियो कैसी लगी आपको, और ये क्वेश्चंस जो भी मैंने कराया आपको प्रीवियस क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस पे तीर मारा, है ना, तो आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये वीडियोज़ आपको आज की कैसी लगी यहाँ पे ईवीएस के प्रीवियस की, ये भी आप मुझको बताना। फिर मैं कल से आपकी CDP और ईवीएस दोनों रखती हूँ, प्लस आपकी करंट अफेयर्स डेली वाइज आती है ना। तो आप सभी वीडियोज़ का एंजॉय ले सकते हैं। आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास का सोल्व पेपर 2020 का मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना बाल विकास की। और भैया अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी टाइप्स की बेहतरीन वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो ये वीडियोज़ आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, ये आपको हमें ये जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, चलो कल आपका जो है CDP के रखते हैं, और फिर आपके नेक्स्ट डे ईवीएस के रखते हैं, है ना। एक दिन करके ऐसे, एक दिन आपका CDP, एक दिन आपका ईवीएस, ऐसे चलता रहेगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।